हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन यूटीसी। प्रीवियस वीडियो में हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के चैप्टर 3 तक कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, जो कि डील कर रहा है जनरल प्रोविजंस एज टू आर्टिकल ऑफ फूड्स। अध्याय 4 खाद्य पदार्थों के बारे में साधारण उपबंध। चैप्टर 4 कंसिस्ट करता है सेक्शन 19 टू सेक्शन 24। सेक्शन 19 यूज ऑफ फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड, खाद्य योजक या प्रसंस्करण सहायक का उपयोग। तो सेक्शन 19 में हमें बताया गया है फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड का यूज। सेक्शन 19 बोल रहा है नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन एनी फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड अनलेस इट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। किसी खाद्य पदार्थ में कोई खाद्य योजक या प्रसंस्करण सहाय तब तक अंतर्विष्ट नहीं होगा जब तक कि वह इस अधिनियम और इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार ना हो। तो सेक्शन 19 क्या बोल रहा है कि कोई भी खाद्य पदार्थ कंटेन नहीं करेगा कोई भी फूड एडिटिव या प्रोसेसिंग एड जब तक कि वो इस एक्ट के प्रोविजंस या इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना हो। यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्रोसेसिंग एड मीन्स any substance or material not including apparatus or utensils and not consumed as a food ingredient by itself, used in processing of raw materials, foods or its ingredients to fulfill a certain technological purpose during treatment or processing, and which may result in the non-intentional but unavoidable presence of residues or derivatives in the final product। इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रसंस्करण सहाय से ऐसा पदार्थ या सामग्री अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत साधित्र या बर्तन नहीं है और जो स्वयं खाद्य संघटक के रूप में उपभोग नहीं आता। उपचार या प्रसंस्करण के दौरान कतिपय प्रौद्योगिकी प्रयोजन को पूरा करने के लिए कच्ची सामग्री खाद्य या उसके संघटकों के प्रसंस्करण में प्रयुक्त नहीं होता और जो अनाशयत किंतु अंतिम उत्पाद में अवशिष्टों या व्युत्पन्नों की अपरिहार्य मौजूदगी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। प्रोसेसिंग एड का मतलब कोई ऐसा पदार्थ या मटेरियल है जो कि एपरेटस या यूटेंसिल्स नहीं है और जो कि एज अ फूड इंग्रेडिएंट कंज्यूम नहीं किया जाता, लेकिन प्रोसेसिंग एड का यूज़ किया जाता है किसी रॉ मटेरियल फूड या उसके इंग्रेडिएंट को बनाने के लिए जो कि एक निश्चित टेक्नोलॉजिकल पर्पस को फुलफिल करते हैं किसी खाद्य पदार्थ के ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग के दौरान, और जो कि नॉन इंटेंशनली लेकिन फाइनल प्रोडक्ट्स में रेसिड्यूज या डेरिवेटिव्स की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सेक्शन 19 में बस इतना ही से बात बोली जा रही है कि कोई भी खाद्य पदार्थ फूड एडिटिव या प्रोसेसिंग एड को कंटेन नहीं करेगा जब तक कि वो फूड एडिटिव या प्रोसेसिंग एड इस एक्ट के प्रोविजंस और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ना हो। अब आ जाइए सेक्शन 20 पे, जो कि डील करता है कॉन्टामिनेंट्स, नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हैवी मेटल्स एक्सेट्रा। संदूषक, प्राकृतिक रूप से व्युत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ, भारी धातु आदि। No article of food shall contain any contaminant, naturally occurring toxic substances or toxins or hormone or heavy metals in excess of such quantities as may be specified by regulations। किसी खाद्य पदार्थ में ऐसी मात्रा से जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए अधिक मात्रा में संदूषक, प्राकृतिक रूप से व्युत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स या हार्मोन या भारी धातु नहीं होगी। तो सेक्शन 20 कह रहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई भी कॉन्टेमिनेंट कंटेन नहीं किया जाएगा जो कि रेगुलेशन के द्वारा स्पेसिफाई की गई जितनी क्वांटिटी बताई गई है उस टॉक्सिक सब्सटेंस को लेके, टॉक्सिन्स को, हार्मोन्स को या हैवी मेटल्स को लेके उस मात्रा से ज़्यादा कोई भी खाद्य पदार्थ किसी भी कॉन्टेमिनेंट को या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कंटेन नहीं करेगा। अब आ जाइए सेक्शन 21 पे। पेस्टिसाइड्स, वेटरिनरी ड्रग्स रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज एंड माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स। नाशक जीवमार, पशु चिकित्सीय औषधि अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट और सूक्ष्म जीव काउंट। सबसेक्शन 1 देखिए। नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज, veterinary drugs residues, antibiotic residues,
solvent residues, pharmacological active substance and microbiological counts in excess of such tolerance limit as may be specified by regulations. किसी खाद्य पदार्थ में उतनी सहायक सीमा से जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए अधिक कीटनाशक, नाशक जीवमार, पशु चिकित्सीय औषधि अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट, विलय अवशिष्ट, भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थ और सूक्ष्म जीव काउंट अंतर्विष्ट नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 19 में सबसे पहले क्या बोला कि कोई भी खाद्य पदार्थ किसी भी फूड एडिटिव या प्रोसेसिंग एड को कंटेन नहीं करेगा। सेक्शन 20 में बोला कि कोई भी खाद्य पदार्थ कॉन्टामिनेंट्स और जो कि नेचुरली प्राप्त होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, हैवी मेटल्स, उनको कंटेन नहीं करेगा। अब सेक्शन 21 बोल रहा है कि कोई भी खाद्य पदार्थ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज, वेटरिनरी ड्रग रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज, सॉल्वेंट रेसिड्यूज, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस, माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट कंटेन नहीं करेगा उतनी सीमा से ज़्यादा, उतनी लिमिट से ज़्यादा जो कि रेगुलेशन में स्पेसिफाई किए गए हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ इन चीज़ों को कंटेन कर सकता है, लेकिन सिर्फ उतनी मात्रा में कंटेन करेगा जो कि रेगुलेशन के द्वारा स्पेसिफाई किए जाएंगे, उससे अधिक मात्रा में कंटेन नहीं करेगा। अब आ जाइए सबसेक्शन 2 पे। नो इंसेक्टिसाइड शैल बी यूज डायरेक्टली और आर्टिकल ऑफ फूड एक्सेप्ट फ्यूमिगेंट्स रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड अंडर द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968। कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित धूमकों को छोड़कर किसी कीटनाशी का प्रयोग किसी खाद्य पदार्थ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा। तो सबसेक्शन 2 कह रहा है कि इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंतर्गत जो अप्रूव किए गए हैं और रजिस्टर्ड किए गए हैं फ्यूमिगेंट्स, उनको छोड़कर कोई भी खाद्य पदार्थ में डायरेक्टली किसी भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन पे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज means any specified substance in food resulting from the use of a pesticides and includes any derivatives of a pesticide such as conversion products, metabolites, reaction products and impurities considered to be of toxicological significance and also includes such residues coming into food from environment। इस धारा के प्रयोजनों के लिए नाशक जीवमार अपशिष्ट से खाद्य में ऐसा कोई विनिर्दिष्ट पदार्थ अभिप्रेत है जो किसी नाशक जीवमार के उपयोग के परिणाम स्वरूप उस खाद्य में आ जाता है और इसके अंतर्गत नाशक जीवमार के व्युत्पन्न जैसे कि समपरिवर्तन उत्पाद, उपापचयज, प्रतिक्रिया उत्पाद और ऐसी अशुद्धियाँ भी हैं जिन्हें विश्व विज्ञान के महत्व का समझा जाता है और इसके अंतर्गत पर्यावरण से खाद्य में आने वाले अपशिष्ट भी हैं। तो यहाँ पर हमें किसकी डेफिनेशन बताई गई है? पेस्टिसाइड रेसिड्यूज की, यानी कि नाशक जीवमार अपशिष्ट की। पेस्टिसाइड रेसिड्यूज का मतलब ऐसा कोई विनिर्दिष्ट पदार्थ जो कि नाशक जीवमार के उपयोग से उस खाद्य पदार्थ में आ जाता है और इसके अंतर्गत नाशक जीवमार के डेरिवेटिव्स जैसे कि कन्वर्जन प्रोडक्ट्स, मेटाबोलाइट्स, रिएक्शन प्रोडक्ट्स और इम्प्योरिटीज़ भी हैं, जिसे टॉक्सिकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का या हिंदी में बोले तो विश्व विज्ञान के महत्व का समझा जाता है और इसके अंतर्गत पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से खाद्य पदार्थ में आने वाले रेसिड्यूज यानी कि अपशिष्ट भी हैं। सेकंड देखिए, रेसिड्यूज ऑफ वेटरिनरी ड्रग्स इंक्लूड द पेरेंट कंपाउंड्स और देयर मेटाबोलाइट्स और बोथ इन एनी एडिबल पोर्शन of any animal product and includes residues of associated impurities of the veterinary drugs concerned। पशु औषधि के अपशिष्ट के अंतर्गत किसी पशु उत्पाद के किसी खाने योग्य भाग में मूल मिश्रण या उनके उपापचयज या दोनों ही हैं और इसके अंतर्गत संबद्ध पशु औषधि की सहयुक्त अशुद्धियों के अपशिष्ट भी हैं। तो सेकंड क्या बोल रहा है? पशु औषधि के अपशिष्ट में क्या क्या आ जाएगा? किसी एनिमल प्रोडक्ट के किसी खाने योग्य भाग में पेरेंट कंपाउंड्स या उनके मेटाबोलाइट्स या दोनों ही हैं और इसके अंतर्गत वेटरिनरी ड्रग्स की इम्प्योरिटीज़ के रेसिड्यूज यानी कि अपशिष्ट भी हैं। ठीक है, तो ये तो था नाशक जीवमार अपशिष्ट के बारे में और ये है पशु औषधि के अपशिष्ट के बारे में। अब आ जाइए सेक्शन 22 पे।
जो कि डील करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, ऑर्गेनिक फूड्स, फंक्शनल फूड्स, प्रोप्रिएटरी फूड्स एक्सेट्रा। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य, कार्बनिक खाद्य, फलीय खाद्य, निज स्वमूलक खाद्य आदि। Save as otherwise provided under this Act and regulations made thereunder, no person shall manufacture, distribute, sell or import any novel food, genetically modified articles of food, irradiated food, organic foods, food for special dietary uses, functional foods, nutraceuticals, health supplements, proprietary foods, and such other article of food which the central government may notify in this behalf। इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई व्यक्ति कोई आदर्श खाद्य, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य पदार्थ, किरणित खाद्य, कार्बनिक खाद्य, विशेष आहार उपयोगों के खाद्य, फलीय कृतकारी खाद्य, पोषणीय स्वास्थ्य पूरक तत्व, निज स्वमूलक खाद्य और इसी प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थों का विनिर्माण, वितरण, विक्रय या आयात नहीं करेगा। सेक्शन 22 बोल रहा है कि इस एक्ट और इस एक्ट के अधीन बनाए गए रेगुलेशंस में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई भी व्यक्ति किसी नोवेल फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड आर्टिकल ऑफ फूड, irradiated food, organic food, food for special dietary use, functional food, nutraceuticals food, health supplement, proprietary foods और ऐसे अदर आर्टिकल ऑफ फूड का, ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफाई किया जाए, ऐसे खाद्य पदार्थों का मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट, सेल या इंपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि ऐसे पदार्थों को मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरण, बेचना या आयात नहीं करेगा। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन पे यानी कि स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए। फूड्स फॉर स्पेशली डाइटरी यूजेस और फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल और हेल्थ सप्लीमेंट मीन्स विशेष आहार उपयोगों के खाद्य या फलीय खाद्य या पोषणीय या स्वास्थ्य पूरक खाद्य से अभिप्रेत है। Foods which are specially processed or formulated to satisfy particular dietary requirements which exist because of a particular physical or physiological condition or specific diseases and disorders and which are presented as such wherein the composition of these foodstuffs must differ significantly from the composition of ordinary foods of comparable nature if such ordinary foods exist and may contain one or more of the following ingredients namely। का बोल रहा है कि ऐसे खाद्य जो विशिष्ट आहार संबंधी आवश्यकताओं को जो किसी विशिष्ट शारीरिक या मानसिक दशा या विनिर्दिष्ट रोग या विकार के कारण उत्पन्न होती है पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रसंस्कृत या तैयार किए जाते हैं और ऐसे खाद्य उसी स्थिति में ही प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें ऐसे खाद्य पदार्थों की संरचना उसी प्रकृति के सामान्य खाद्य की संरचना से काफ़ी भिन्न होती है। यदि ऐसा सामान्य खाद्य विद्यमान है और उसमें निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक संघटक अंतर्विष्ट हो अर्थात प्लांट्स और बॉटनिकल्स और देयर पार्ट्स in the form of powder, concentrate or extract in water, ethyl alcohol or hydroalcoholic extract, single or in combination। जल, इथाइल अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक सार में चूर्ण, सांद्र या सत के रूप में, पौधों या वनस्पति या उनके भाग एकल रूप में या समुच्चय रूप में। मिनरल्स और विटामिन्स or proteins or metals or their compounds or amino acid in amount not exceeding the recommended daily allowance for Indians or enzymes within permissible limits। खनिज या विटामिन या प्रोटीन या धातु या उनके मिश्रण या अमीनो अम्ल मात्रा में भारतीयों के लिए सिफारिश किए गए दैनिक अनुज्ञेय मात्रा से अनधिक या एंजाइम्स अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर। सब्सटेंसेस फ्रॉम एनिमल ओरिजिन पशु मूल से पदार्थ। ए डाइटरी सब्सटेंस फॉर यूज बाय ह्यूमन बींग्स टू सप्लीमेंट द डाइट बाय इंक्रीजिंग द टोटल डाइटरी इनटेक। कुल आहार में वृद्धि करके आहार की पूर्ति के लिए मानव द्वारा उपयोग हेतु आहार संबंधी पदार्थ। Clause B, a product that is labeled as food for special dietary uses or functional food
or nutraceuticals or health supplement or similar such foods which is not represented for use as conventional food, and whereby such products may be formulated in the form of powder, granules, tablets, capsules, liquids, jelly and other dosage forms but not parenterals and are meant for oral administration. ऐसा उत्पाद जिन पर विशेष आहार उपयोगों के लिए खाद्य या फलीय खाद्य या पोषक खाद्य या स्वास्थ्यवर्धक या ऐसे ही अन्य खाद्य का लेबल लगाया गया है और जो पारंपरिक खाद्य के रूप में उपयोग के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है और जिसके द्वारा ऐसे उत्पाद चूर्ण, दानों, टिक्कियों, कैप्सियों, द्रवों, जेली और अन्य खुराक के रूप में तैयार किए जाते हैं, किंतु वे मूल नहीं होते हैं और वे मुंह से खाए जाते हैं. Such products does not include a drug as defined in Clause B and Ayurvedic, Siddha and Unani drugs as defined in Clause A and Clause H of Section 3 of Drugs and Cosmetic Act 1940 and rules made thereunder. ऐसे उत्पाद में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 3 के खंड खा और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित औषधि है और उस धारा के खंड का और खंड जा में यथा परिभाषित आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि सम्मिलित नहीं है. Does not claim to cure or mitigate any specific disease, disorder or condition except for certain health benefit or such promotion claims as may be permitted by the regulations made under this act. किसी विनिर्दिष्ट रोग, विकार या दशा को ठीक करने या कम करने का दावा नहीं करता, कतिपय स्वास्थ्य संबंधी फायदे या ऐसे संवर्धन दावों के सिवाय जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा अनुज्ञात हों. Does not include a narcotic drug or psychotropic substance as defined in the Schedule of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act and rules made thereunder and substances listed in Schedule E and E1 of the Drugs and Cosmetic Rules 1945. इसके अंतर्गत स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची र और र1 में सूचीबद्ध पदार्थ नहीं है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज और फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल और हेल्थ सप्लीमेंट का मतलब. अब सेकेंड क्लॉज में दिया गया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड और मॉडिफाइड फूड का मतलब मीन्स फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स कंपोज्ड ऑफ or containing genetically modified or engineered organism obtained through modern biotechnology of food and food ingredients produced from but not containing genetically modified or engineered organism obtained through modern बायोटेक्नोलॉजी. आनुवांशिक रूप से निर्मित या उपांतरित खाद्य से ऐसे खाद्य और खाद्य संगठक जो आनुवांशिक रूप से ऐसे उपांतरित या निर्मित अवयवों से बनाए गए हैं जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से अभिप्राप्त किए जाते हैं या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से अभिप्राप्त किए गए आनुवांशिक रूप से उपांतरित या निर्मित संगठकों से उत्पादित खाद्य और खाद्य संगठक अभिप्रेत हैं, किंतु जिनमें ये तत्व अंतर्विष्ट नहीं हैं. थर्ड क्लॉज देखिए. ऑर्गेनिक फूड मीन्स food products that have been produced in accordance with specified organic production standard. कार्बनिक खाद्य से ऐसे खाद्य उत्पाद अभिप्रेत हैं जिन्हें विनिर्दिष्ट कार्बनिक उत्पादन मानकों के अनुसार उत्पादित किया गया है. फोर्थ क्लॉज है प्रोप्राइटरी एंड नोवेल फूड. निज, स्वमूलक और आदर्श खाद्य means an article of food for which standard have not been specified but is not unsafe. से ऐसा खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है जिसके लिए मानक विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं किंतु ये असुरक्षित नहीं है. प्रोविजो देख लीजिए. प्रोवाइडेड दैट सच फूड डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द फूड एंड इंग्रेडिएंट्स प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर. परंतु ऐसे खाद्य में ऐसे खाद्य और संगठक अंतर्विष्ट नहीं हैं जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए विनियमों के अधीन प्रतिषिद्ध हैं. ठीक है, तो ये रहा आपका सेक्शन 22. इसमें आपको एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि किस किस की एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर दी गई है.
कौन से ये 4 क्लॉज हैं, ठीक है। और बस इतना ध्यान रखिए सेक्शन 22 में कि इस एक्ट के अंतर्गत और इस एक्ट के अधीन बनाए गए रेगुलेशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके सिवाय कोई भी व्यक्ति इन सभी खाद्य पदार्थों को मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट, सेल या इंपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 23 पे, जो कि डील करता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड से, खाद्यों की पैकेजिंग और लेबल लगाना। सब सेक्शन 1 देखेंगे। नो पर्सन शेल मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट, सेल और एक्सपोज फॉर सेल or dispatch or deliver to any agent or broker for the purpose of sale any packaged food products which are not marked and labeled in the manner as may be specified by regulation। बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति किन्हीं पैक किए गए खाद्य उत्पादों का जिनको उस रीति में जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए चिन्हित नहीं किया गया है यानी मार्क नहीं किया गया है और उन पर लेबल नहीं लगाया गया है, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चर, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए अभिदर्शित या प्रेषित नहीं करेगा या विक्रय के प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता या दलाल को परिदत्त नहीं करेगा। प्रोविजो देख लीजिए अब इसका। प्रोवाइडेड दैट द लेबल शैल नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट, क्लेम, डिजाइन और डिवाइस विच इज फॉल्स or misleading in any particular concerning the food products contained in the package or concerning the quantity or the nutritive value, implying medicinal or therapeutic claims or in relation to the place of origin of the said food products। प्रोविजो कहता है कि परंतु लेबलों पर ऐसा कोई कथन, दावा, डिज़ाइन या युक्ति अंतर्विष्ट नहीं होगी जो पैकेज में अंतर्विष्ट खाद्य उत्पाद के संबंध में किसी विशिष्ट में मिथ्या या भ्रामक हो या मात्रा संबंधी ऐसे पोषक तत्व जो औषधीय हो या चिकित्सा संबंधी दावे के हो या उक्त खाद्य उत्पादों के मूल स्थान के संबंध में हो, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 तो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा या फिर सेल के लिए एक्सपोज नहीं करेगा, ना ही किसी एजेंट या ब्रोकर को डिलीवर करेगा बेचने के लिए कोई भी पैकेज खाद्य पदार्थ का जो कि मार्क नहीं है या लेबल नहीं है जैसा कि रेगुलेशन के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है। और प्रोविज़ो इसका कह रहा है कि जो लेबल्स होंगे वो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, क्लेम, डिज़ाइन या डिवाइस कंटेन नहीं करेंगे जो कि फॉल्स हो या मिसलीडिंग हो, ठीक है। अब आ जाइए सबसेक्शन 2 पे। एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल इंश्योर दैट द लेबलिंग एंड presentation of food including their shape, appearance or packaging, the packaging materials used, the manner in which they are arranged and the setting in which they are displayed, and the information which is made available about them through whatever medium does not mislead consumers। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि प्रत्येक खाद्य कारोबार करता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य के लेबल और प्रस्तुतिकरण जिसके अंतर्गत उनके आकार, रूप या पैकेजिंग, प्रयुक्त पैकेजिंग सामग्री, वह रीति जिसमें वे व्यवस्थित हैं और सेटिंग में जिसमें वो प्रदर्शित किए जाते हैं और वो सूचना जो किसी माध्यम से उनके बारे में उपलब्ध कराई जाती है उपभोक्ताओं को मार्गभ्रष्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये किसका काम है? फूड बिजनेस ऑपरेटर। अब आ जाइए सेक्शन 24 पे। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोहिबिशन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, विज्ञापन पर निर्बंधन और अनुचित व्यापार व्यवहारों के बारे में प्रतिषेध। नो एडवर्टाइजमेंट शैल बी मेड of any food which is misleading or deceiving or contravenes the provision of this act and rules and regulation made thereunder। किसी ऐसे खाद्य का कोई ऐसा विज्ञापन नहीं दिया जाएगा जो भ्रामक या प्रवंचनापूर्ण हो या इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला हो, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन किस पे लगा रहा है सेक्शन 24 कि कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाएगा जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस के उल्लंघन में हो या फिर मिसलीड करता हो। सबसेक्शन 2 देखिए। नो पर्सन शैल एंगेज हिमसेल्फ इन एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर पर्पज ऑफ प्रमोटिंग द सेल, supply, use and consumption of article of food or adopt any unfair or deceptive practice including the practice of making any statement whether orally or in writing or by visible representation which
कोई व्यक्ति स्वयं को खाद्य वस्तुओं के विक्रय, प्रदाय, उपयोग और उपभोग के संवर्धन के प्रयोजन के लिए किसी अनुचित व्यापार व्यवहार में नहीं लगाएगा या कोई ऐसा अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रवंचक व्यवहार नहीं अपनाएगा जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कथन करने, चाहे वह मौखिक हो या लिखित हो, का व्यवहार भी है या किसी ऐसे दृश्य रूपण का उपयोग नहीं करेगा जो falsely represent that the food are of particular standard, quality, quantity और grade composition. मिथ्या रूप से यह प्रस्तुत करता हो कि खाद्य किसी विशिष्ट मानक, क्वालिटी, मात्रा या श्रेणी संरचना के हैं. Makes a false or misleading representation concerning the need for or the usefulness. किसी खाद्य की आवश्यकता या उनकी उपयोगिता के संबंध में कोई मिथ्या या भ्रामक व्यपदेशन करता हो. Gives to the public any guarantee of the efficacy that is not based on an adequate or scientific justification thereof. उसकी किसी प्रभावकारिता की गारंटी जनता को देता हो जो उसके पर्याप्त या वैज्ञानिक औचित्य पर आधारित ना हो. अब देख लीजिए प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट वेयर आर डिफेंस इज रेज्ड टू द इफेक्ट दैट सच गारंटी इज बेस्ड ऑन एडिक्वेट और साइंटिफिक जस्टिफिकेशन, the burden of proof of such defense shall lie on the person raising such defense. परंतु जहां इस आशय की कोई प्रतिरक्षा की जाती है कि ऐसी गारंटी पर्याप्त या वैज्ञानिक औचित्य पर आधारित है, वहां ऐसी प्रतिरक्षा के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसी प्रतिरक्षा करता है. सेक्शन 24 रिस्ट्रिक्शन लगा रही है एडवर्टाइजमेंट पे और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के प्रोहिबिशन पे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान भी कौन रखेंगे? फूड बिजनेस ऑपरेटर रखेंगे. किसी भी तरीके से जो लोग जनता है उसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. यहाँ पर स्टार लगा लीजिए कि जो भी अपने फूड प्रोडक्ट में किसी भी तरीके की गारंटी देगा और ये भी गारंटी देगा कि जो वो गारंटी दे रहा है वो एडिक्वेट है और वैज्ञानिक औचित्य पर आधारित है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? उसी व्यक्ति पर होगा जो वो गारंटी दे रहा है. आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 5, जो कि डील कर रहा है प्रोविजंस रिलेटिंग टू इम्पोर्ट, आयात से संबंधित उपबंध. कौन से चैप्टर में दिए गए हैं? चैप्टर 5 में. और चैप्टर 5 कंसिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन, वो है सेक्शन 25. सेक्शन 25, ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड्स टू बी सब्जेक्ट टू दिस एक्ट. खाद्य वस्तुओं के सभी आयातों का इस अधिनियम के अधीन होना. नो पर्सन शैल इम्पोर्ट इनटू इंडिया. ठीक है, कोई भी व्यक्ति भारत में क्या इम्पोर्ट नहीं करेगा, तो ये हमें क्लॉज में बताया गया है. एनी अनसेफ और मिसब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड फूड और फूड कंटेनिंग एक्सटर्नियस मैटर. कोई असुरक्षित या मिथ्या छाप वाला या अवमानक खाद्य या बाय पदार्थ से युक्त खाद्य आयात नहीं करेगा. ठीक है, क्लॉज सेकंड देखिए. एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ विच अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड अंडर एनी एक्ट or rules or regulations except in accordance with the condition of the license. कोई खाद्य वस्तु जिसके आयात के लिए किसी अधिनियम या नियमों या विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार के सिवाय आयात नहीं करेगा. और थर्ड क्लॉज कह रहा है एनी आर्टिकल ऑफ फूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन मेड देयर अंडर और एनी अदर एक्ट. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में किसी खाद्य पदार्थ का आयात नहीं करेगा. ठीक है, किन चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए मना कर रहा है सेक्शन 25? सेक्शन 25 बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी अनसेफ फूड, मिसब्रांडेड या सब स्टैंडर्ड फूड या फिर कोई ऐसा फूड जो कि एक्सट्रोनियस मैटर यानी कि बाह्य पदार्थ से युक्त किसी खाद्य पदार्थ का आयात नहीं करेगा. सेकंड क्लॉज कह रहा है किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का आयात नहीं करेगा कोई व्यक्ति अगर इस एक्ट के अंतर्गत या इस एक्ट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनके अंतर्गत उस फूड को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है. ठीक है, तो लाइसेंस के बिना ऐसी कोई भी खाद्य सामग्री इंपोर्ट नहीं की जाएगी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस. ठीक है, लाइसेंस में जो कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है, जो शर्तें हैं, उनके अकॉर्डिंग ही कोई इंपोर्ट कर सकता है, आयात कर सकता है. थर्ड क्लॉज कह रहा है
कि ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ, ठीक है, जो इस एक्ट के प्रोविजंस या किसी रूल के या रेगुलेशन के या किसी अदर एक्ट के प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन में है, उसका उल्लंघन करता है, ठीक है, तो ऐसी कोई भी खाद्य सामग्री इंपोर्ट नहीं की जाएगी। अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल वाइल प्रोहिबिटिंग, रिस्ट्रिक्टिंग और अदरवाइज रेगुलेटिंग इम्पोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड अंडर द Foreign Trade Development and Regulation Act follow the standards laid down by the Food Authority under the provision of this Act and the rules and regulations made thereunder. केंद्र सरकार विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के अधीन खाद्य पदार्थों के आयात को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या अन्यथा विनियमित करते समय इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा अभिकथित मानकों का अनुसरण करेगी। सब सेक्शन 2 कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत किसी खाद्य पदार्थ के आयात को प्रोहिबिट कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है या अदरवाइज, ठीक है, किसी और तरीके से रेगुलेट कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको फॉलो करेगी? इस एक्ट के अंतर्गत फूड अथॉरिटी के द्वारा जो स्टैंडर्ड यानी कि जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनको फॉलो करेगी। क्लियर है? तो ये हो गया सेक्शन हमारा इम्पोर्ट से रिलेटेड। किन चीज़ों के इम्पोर्ट की बात हुई है? खाद्य पदार्थों के। अब आ जाइए चैप्टर 6 पे, जो कि डील कर रहा है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा के संबंध में विशेष दायित्व। चैप्टर 6 कंसिस्ट करता है सेक्शन 26 to 28, ठीक है, टोटल 3 सेक्शन हैं इस चैप्टर में। सेक्शन 26 देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर, खाद्य कारोबारिता के दायित्व, ठीक है। सेक्शन 26 में हमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है? फूड बिजनेस की ऑपरेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो हमें सेक्शन 26 में बताया गया है। सब सेक्शन 1 देखिए, एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल इंश्योर दैट द आर्टिकल्स ऑफ फूड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर एट ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल विद इन द बिजनेसेस अंडर हिज कंट्रोल। प्रत्येक खाद्य कारोबारिता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार के भीतर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रियाओं पर पूरा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो प्रत्येक फूड बिजनेस ऑपरेटर, ठीक है, जो भी खाद्य कारोबार करता होंगे वो इंश्योर करेंगे कि जो खाद्य सामग्री है, ठीक है, वो इस एक्ट की सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही हो। इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए या रूल्स रेगुलेशंस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करे। क्लियर है? और सभी स्टेजेस पे, ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है कि फूड बिजनेस की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोर्ट को लेके है या प्रोडक्शन को लेके है या प्रोसेसिंग को लेके है, नहीं। जो फूड बिजनेस ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी स्टेजेस पे इंश्योर करना है कि वो इस एक्ट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करें, ठीक है, चाहे प्रोडक्शन के समय, प्रोसेसिंग, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, ठीक है, ये सारी चीज़ों के अंतर्गत बिजनेस ऑपरेटर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है कि वो जो खाद्य पदार्थ है वो इस एक्ट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। सब सेक्शन 2 देखिए, नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल हिमसेल्फ और बाय एनी पर्सन और हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर, स्टोर, सेल और डिस्ट्रीब्यूट एनी आर्टिकल ऑफ फूड। कोई भी खाद्य कारोबार करता ऐसी किसी खाद्य वस्तु का विच इज़ अनसेफ, जो असुरक्षित है, विच इज़ मिसब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड और कंटेन्स एक्सट्रानियस मैटर, जो मिथ्या छाप वाली या मानक है या उसमें बाय पदार्थ मिले हैं, फॉर विच अ लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार के सिवाय, which is for the time being prohibited by the food authority or the central government or the state government in the interest of public health, जो तत्समय खाद्य प्राधिकरण या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य के हित में प्रतिषिद्ध है या in contravention of any other provision of this act or any rule or regulation made thereunder, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, ठीक है। अब सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? कोई भी बिजनेस ऑपरेटर खुद या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा
ऐसे किसी खाद्य पदार्थ को मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा जो कि अनसेफ है, ठीक है, जो कि मिस ब्रांडेड, सब स्टैंडर्ड या कंटेन करता है कोई एक्सट्रेनियस मैटर, ठीक है। और ऐसा कोई फूड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा या मैन्युफैक्चर नहीं करेगा जिसे बनाने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर ऐसा कोई भी फूड जो कि फूड अथॉरिटी के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाने के लिए, बेचने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोहिबिटेड है, और ऐसा करना पब्लिक हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और ऐसे किसी भी फूड को मैन्युफैक्चर सेल नहीं करेगा जो कि इस एक्ट या रूल या रेगुलेशन के किसी भी प्रोविजंस का उल्लंघन करते हों, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फूड बिजनेस ऑपरेटर की है। अब आ जाइए सबसेक्शन 3 पे। नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियस और लोथसम डिसीज। कोई खाद्य कारोबार करता ऐसे किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जो संक्रामक, सांसर्गिक या घृणित रोग से पीड़ित है, ठीक है। तो जब भी कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देता है तो उसको ये इंश्योर करना होगा कि जिस व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो किसी ऐसे डिसीज़ से सफ़र ना कर रहा हो, ठीक है। इन शॉर्ट, कोई भी बिजनेस ऑपरेटर किसी ऐसे व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा जो कि इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियस या लोथसम डिसीज़ से सफ़र कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति जिसको कोई स्किन डिसीज़ है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन वगैरह है, या फिर लोथसम डिसीज़ में क्या स्मोकिंग वगैरह से जो होते हैं ना डिसीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो इन सारी चीज़ों से ग्रसित है, ऐसी बीमारियों से ग्रसित है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकेगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? फूड बिजनेस ऑपरेटर की होगी। सबसेक्शन 4 देखिए। नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल सेल और ऑफर फॉर सेल एनी आर्टिकल ऑफ फूड टू एनी वेंडर unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulation about the nature and quality of such article to the vendor। कोई खाद्य कारोबार करता किसी विक्रेता को किसी खाद्य वस्तु का तब तक विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा जब तक कि वह विक्रेता को ऐसी वस्तु की प्रकृति और क्वालिटी के बारे में विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में लिखित में गारंटी नहीं देता, ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि कोई भी बिजनेस ऑपरेटर ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ को ना तो बेचेगा, ना ही ऑफर करेगा बेचने के लिए किसी विक्रेता को, जब तक कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो लिखित में गारंटी ना दे दे उस विक्रेता को कि ऐसी खाद्य सामग्री का जो नेचर है या जो क्वालिटी है वो इस रेगुलेशन के द्वारा जो स्पेसिफाई की गए हैं उसी तरीके की है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रोविजो। प्रोवाइडेड दैट अ बिल, कैश मेमो or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice। प्रोविजो कह रहा है परंतु किसी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा विक्रेता को दी गई किसी खाद्य वस्तु के विक्रय की बाबत कोई बिल, कैश मेमो या बीजक इस धारा के अधीन गारंटी समझा जाएगा, भले ही बिल, कैश मेमो या बीजक में विनिर्दिष्ट रूप में गारंटी सम्मिलित ना हो, ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि कोई भी बिजनेस ऑपरेटर ना तो बेचेगा किसी विक्रेता को, ना ही बेचने के लिए ऑफर करेगा ऐसी किसी खाद्य सामग्री को जब तक कि वो विक्रेता को उस खाद्य सामग्री के नेचर यानी प्रकृति और उसकी क्वालिटी के बारे में लिखित में गारंटी ना दे दे, जैसा कि रेगुलेशन के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है, जो फॉर्मेट, ठीक है, उस तरीके से लिखित में ना दे दे, ठीक है। और अब प्रोविजो क्या कह रहा है इसका कि अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर के द्वारा किसी वेंडर को यानी विक्रेता को कोई खाद्य सामग्री दी जाती है बेचने के संबंध में, ठीक है, और उसका कोई बिल, कैश मेमो या इनवॉइस दिया जाता है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत अगर उस बिल, कैश मेमो या इनवॉइस पे कोई गारंटी नहीं भी दी गई है तो इस सेक्शन के अंतर्गत गारंटी दी है उस बिजनेस ऑपरेटर ने उस फूड के नेचर और क्वालिटी के बारे में ऐसा समझा जाएगा। अब देख लीजिए सबसेक्शन 5। Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food for the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence
that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe। जहाँ कोई खाद्य जो असुरक्षित है किसी वर्ग या वितरण के खाद्य के बैच, लाट या पारेषण का भाग है, वहाँ यह माना जाएगा कि उस बैच, लाट या पारेषण के सभी खाद्य भी असुरक्षित हैं जब तक कि निर्दिष्ट समय के भीतर विस्तृत निर्धारण के पश्चात यह नहीं पाया जाता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उक्त बैच, लाट या पारेषण का शेष खाद्य असुरक्षित है। ठीक है। सबसेक्शन 5 कह रहा है कि जहाँ पर कोई खाद्य अनसेफ है, असुरक्षित है, ठीक है, और वो जो फूड है वो सेम क्लास और सेम डिस्क्रिप्शन का है, ठीक है। अब देखिए, जब भी किसी फैक्ट्री में कोई भी खाद्य पदार्थ की सामग्री बनती है तो ऐसा तो है नहीं कि एक आध चीज़ें बनती हैं, एक ही बार में कई सारे पैकेट्स हैं ना जो वो बनाए जाते हैं या पैक किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी फूड अनसेफ है और उसी पार्ट का, उस बैच का या उस लॉट का या फिर जो भेजा गया माल है, ठीक है, वो असुरक्षित है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उस बैच, लॉट या कंसाइनमेंट में जितना भी फूड था, सारा की सारा खाद्य पदार्थ क्या है, अनसेफ है, जब तक कि स्पेसिफाइड टाइम में डिटेल असेसमेंट यानी कि विस्तृत निर्धारण के बाद यह नहीं पाया जाता कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे कि जो बचा हुआ बाकी का जो माल है, जो बैच कंसाइनमेंट है, वो अनसेफ है। प्रोविजो देखिए अब इसका, प्रोवाइडेड दैट एनी कंफॉर्मिटी ऑफ अ फूड विद स्पेसिफिक प्रोविजंस एप्लीकेबल टू दैट फूड शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or the require its withdrawal from the market from the reason to be recorded in writing where such authorities suspect that despite the conformity the food is unsafe। परंतु यह है कि उस खाद्य को लागू विनिर्दिष्ट उपबंधों के साथ उस खाद्य की किसी अनुरूपता से सक्षम प्राधिकारी पर बाजार में लाए जाने वाले उस खाद्य पर निर्बंधन अधिरोपित करने के लिए समुचित उपाय किए जाने के संबंध में, या जहां ऐसे प्राधिकारी को यह संदेह है कि उक्त खाद्य अनुरूपता के बावजूद असुरक्षित है, वहां उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे बाजार से उस खाद्य को वापस लेने की अपेक्षा करने के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रोविजो कह रहा है कि अगर ऐसा कोई अनसेफ फूड मार्केट में पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, उस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए वो एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जा सकते हैं। किसके द्वारा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, और जो कि उसके ऐसे मेजर्स लेने पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे और अपने रीजंस रिकॉर्ड करके, वो लिखित में रीजंस रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, और उन सभी खाद्य पदार्थों को मार्केट से वापस लेने के लिए अपेक्षा कर सकेगा जहां पर अथॉरिटी को ये संदेह है कि उस फूड को कंफर्म करने के बाद, उसकी अनुरूपता के बावजूद भी अगर फूड अनसेफ है तो वो अपने रीजंस रिकॉर्ड कर सकता है राइटिंग में और एप्रोप्रिएट मेजर्स ले सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको मार्केट में लाए जाने से, और मार्केट में जो माल पहुंच गया है, ठीक है, उनको विड्रॉ करवा सकता है। क्लियर है? तो सेक्शन 26 आप लोगों को समझ में आ गया। अब आ जाइए सेक्शन 27 पे, जो कि डील कर रहा है लायबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेलर्स। विनिर्माताओं, पक्षकारों, थोक विक्रेताओं, वितरकों और विक्रेताओं का दायित्व। ठीक है, सेक्शन 26 में हमने किसकी लायबिलिटी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी बिजनेस ऑपरेटर की लायबिलिटी। ठीक है, और सेक्शन 27 में किस किस की लायबिलिटी की बात कर रहा है? मैन्युफैक्चरर्स की। ठीक है, जो पैकर्स हैं यानी पैकिंग करने वाले हैं, होल सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर्स, ये सभी लोगों की लायबिलिटी कौन से सेक्शन में आ रही है? 27 में। सबसेक्शन 1 देखिए, द मैन्युफैक्चरर और पैकर ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी लायबल फॉर सच आर्टिकल ऑफ फूड इफ इट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माता या पैकर ऐसे खाद्य पदार्थ के लिए तब उत्तरदायी होगा जब वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। ठीक है, सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है इसका? कि किसी खाद्य पदार्थ का जो मैन्युफैक्चरर है, जो पैकर है, ऐसे खाद्य पदार्थ के लिए तब लायबल होगा जब वो इस एक्ट के अंतर्गत और रूल्स के अंतर्गत बनाए गए प्रोविजंस या फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता है। सबसेक्शन 2 देखिए, द होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर शैल बी लायबल अंडर दिस एक्ट फॉर एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच इज
थोक विक्रेता या वितरक इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे खाद्य पदार्थ के लिए उत्तरदायी होगा। अब किसकी बात हुई है यहाँ सबसेक्शन 2 में? होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की। सबसेक्शन 1 में किसकी बात हुई थी? मैन्युफैक्चरर की और पैकर की बात हुई थी। ठीक है, सबसेक्शन 2 में बात हो रही है होलसेलर की और डिस्ट्रीब्यूटर की। ठीक है, कि होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर इस एक्ट के अंतर्गत लायबल होंगे किसी खाद्य पदार्थ के लिए जो कि सप्लाइड आफ्टर द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी। ठीक है, उसके अवसान की तारीख के पश्चात प्रदाय की जाती है। स्टोर्ड और सप्लाइड इन वायलेशन ऑफ द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरर, विनिर्माता के सुरक्षा अनुदेशों के उल्लंघन में भंडारित या प्रदाय की जाती है। अनसेफ और मिसब्रांडेड, असुरक्षित या मिथ्या छाप वाली है। अनआइडेंटिफाइबल ऑफ मैन्युफैक्चरर फ्रॉम whom the article of food have been received, उस विनिर्माता की पहचान ना हो पाना जिससे खाद्य वस्तु प्राप्त की गई है। स्टोर्ड और हैंडल्ड और kept in violation of the provision of this act, the rules and regulation made thereunder, इस अधिनियम उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में भंडारित की जाती है या उठाई धराई की जाती है या रखी जाती है। रिसीव्ड बाय हिम विद नॉलेज ऑफ बीइंग अनसेफ, यह जानते हुए प्राप्त की जाती है कि वह असुरक्षित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर कोई भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, किसी ऐसे फूड को बेचता है जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, ठीक है, या फिर वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन का वायलेशन कर रहा है जो मैन्युफैक्चरर ने दी है, वो अनसेफ या मिसब्रांडेड है, ठीक है, या फिर उस मैन्युफैक्चरर जिससे कि वो खाद्य सामग्री प्राप्त की गई है उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, या फिर उसको ऐसी जगह रखा जा रहा है जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस के वायलेशन में है, ठीक है, या फिर जानते हुए कोई असुरक्षित खाद्य सामग्री को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की हो गई। अब आ जाइए सबसेक्शन 3 में, द सेलर शेल बी लायबल अंडर दिस एक्ट फॉर एनी आर्टिकल ऑफ फूड। ठीक है, अब किसके लायबिलिटी की बात हो रही है? सेलर के लायबिलिटी की बात हो रही है। विक्रेता इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे खाद्य पदार्थ के लिए उत्तरदायी होगा जो सोल्ड आफ्टर द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी, ठीक है, सेम है, अगर उसकी तारीख निकल जाती है, ठीक है, उसके अवसान की तारीख के पश्चात विक्रय किया जाता है। हैंडल्ड और कैप्ड इन अनहाइजीनिक कंडीशन, ठीक है, अस्वास्थ्यकर दशाओं में हथाला या रखा जाता है। मिसब्रांडेड है, ठीक है, मिथ्या छाप वाला है। अनआइडेंटिफाइबल ऑफ द मैन्युफैक्चरर और द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम होम सच आर्टिकल ऑफ फूड वर रिसीव्ड, ठीक है, उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है या पहचान बताने वाला नहीं है जिससे खाद्य पदार्थ प्राप्त किया गया है। रिसीव्ड बाय हिम विद नॉलेज ऑफ बीइंग अनसेफ, ठीक है, ये जानते हुए प्राप्त किया जाता है कि वह असुरक्षित है। तो ये सारी किसकी हो गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की हो गई। ध्यान रखिएगा, अब आप जैसे इसकी हेडिंग पढ़ रहे हो ना कि इसमें मैन्युफैक्चर और पैकर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसेक्शन 1 में है, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की किस में है रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसेक्शन 2 में है, और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में है? सबसेक्शन 3 में है। क्लियर है सेक्शन 27? अब आ जाइए सेक्शन 28 पे जो कि डील कर रहा है फूड रिकॉल प्रोसीजर, खाद्य को वापस लेने की प्रक्रियाएं। ठीक है, को वापस कैसे लिया जाएगा फूड को हमें सेक्शन 28 में बता रहा है। इफ़ अ फूड बिजनेस ऑपरेटर considers or has reason to believe that a food which he has processed, manufactured or distributed is not in compliance with this act or the rules or regulation made thereunder, he shall immediately initiate procedures to withdraw the food in question from the market and consumers, indicating reasons for its withdrawal and inform the competent authorities thereof. ठीक है, यदि कोई खाद्य कार्यकर्ता यह समझता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा खाद्य जिसका उसने प्रसंस्करण, विनिर्माण या वितरण किया है इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुरूप नहीं है, तो वह तत्काल प्रश्नगत खाद्य को बाजार से या उपभोक्ताओं से उसे वापस लिए जाने के कारणों को उपदर्शित करते हुए वापस लेने की प्रक्रियाएं आरंभ करेगा और उसकी सक्षम अधिकारियों को सूचना देगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 26 के सब सेक्शन 5 के प्रोविजो में कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि फूड अनसेफ है, ठीक है, तो वो उसको बाज़ार से वापस मंगवा सकता है, ठीक है, और अपने रीजंस जो है रिकॉर्ड कर सकता है अगर उसको संदेह है तो। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहा है 28 में, लेकिन किसके लिए बोल रहा है? बिजनेस ऑपरेटर के लिए। अगर उसको ये लगता है या विश्वास करने का कारण है कि जो खाद्य सामग्री, जो खाद्य पदार्थ उसने बनाया है, ठीक है, प्रोसेस किया है, मैन्युफैक्चर किया है या डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि इस एक्ट से
कॉम्प्लाइंस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, जो प्रश्नगत खाद्य है यानी कि जिसके बारे में उसको डाउट है उसको मार्केट से वापस बुलवा सकता है और इसकी सूचना वो किसको देगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देगा, ठीक है। और हाँ, रीजंस भी इंडिकेट करना इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2 देखिए, अ फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड कोऑपरेट विद देम इफ ही कंसीडर और हैज रीजन टू बिलीव दैट अ फूड विच ही हैज प्लेस्ड ऑन द मार्केट मे बी अनसेफ फॉर द कंज्यूमर्स। खाद्य कारोबारकर्ता सक्षम पदाधिकारियों को तत्काल सूचना देगा, उसके साथ सहयोग करेगा यदि वह समझता है या उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि वह खाद्य जो उसने बाजार में भेजा है उपभोक्ताओं के लिए असुरक्षित हो सकता है, ठीक है। इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट करना है अगर उसको ये लगता है कि जो फूड है जो उसने मार्केट में भेजा है वो कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित नहीं है। सबसेक्शन 3 देखिए, द फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल इन्फॉर्म द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द एक्शन टेकन टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ द कंज्यूमर एंड शैल नॉट प्रिवेंट और डिस्करेज एनी पर्सन from cooperating in accordance with this act with the competent authorities where this may prevent, reduce or eliminate a risk arising from a food। खाद्य कारोबारकर्ता सक्षम प्राधिकारियों को उपभोक्ताओं की जोखिम को निवारित करने के लिए की गई कार्यवाही की सूचना देगा और किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों को सहयोग करने से निवारित या हतोत्साहित नहीं करेगा जहां इस खाद्य से उत्पन्न होने वाली जोखिम को निवारित कम या दूर किया जा सकता है, ठीक है। सबसेक्शन 3 के कह रहा है जो फूड बिजनेस ऑपरेटर होगा वो इन्फॉर्म करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो भी उसने प्रोसीजर फॉलो किया है कंज्यूमर्स के यानी उपभोक्ताओं के जोखिम को निवारित करने के लिए, और किसी भी व्यक्ति को वो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कोऑपरेट करने से प्रिवेंट नहीं करेगा, ना ही उसको डिस्करेज करेगा, जहाँ की इस खाद्य पदार्थ से होने वाले जोखिम को प्रिवेंट किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है या एलिमिनेट किया जा सकता है। एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल फॉलो सच कंडीशन एंड गाइडलाइंस रिलेटिंग टू फूड रिकॉल प्रोसीजर एज द फूड अथॉरिटी में स्पेसिफाई बाय द रेगुलेशंस, ठीक है। प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य को वापस लेने की प्रक्रियाओं से संबंधित ऐसी शर्तों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण करेगा जिसे खाद्य प्राधिकरण विनियमों में विनिर्दिष्ट करे, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन और गाइडलाइंस फॉलो करेगा फूड बिजनेस ऑपरेटर, ऐसे कंडीशन और रेगुलेशंस जो कि फूड अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेशन के द्वारा स्पेसिफाई किए गए हैं, किससे रिलेटेड, फूड रिकॉल प्रोसीजर से रिलेटेड। ये आप ध्यान रखिएगा, फूड रिकॉल प्रोसीजर आपका सेक्शन 28 में दिया गया है। आई होप आप लोगों को चैप्टर 6 तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो भी स्टूडेंट्स PDF चाहते हैं इंग्लिश की या हिंदी की, ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।